Hello students. So finally we reached to unit number 5 for banking and insurance. And unit number 5 we are going to discuss about banking issues. That is, what are the various problems bank face. If you analyze the syllabus of this unit, you will find that the chapter is divided into two parts. One is banking issues, basic issues in banking, and another part is additional activities performed by banks. What is that? The first part is, that is, basic issues in bank. We are going to discuss about non-performing assets. In this part, we will also discuss about debt securitization, forfeiting, methods of recovery, that is for NPA, factoring for failing, and bill discount. So this is first part. And in second part, if you see, that is merchant banking services. These are the additional activities performed by banks, like managing of issue shares, bonds, mobilizing of fixed deposits, inter-corporate loans, venture capital. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बेसिक इश्यूज जो बैंक फेस कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा इशू है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके अलावा हम लोग उस एनपीए को कैसे रिकवर किया जा सके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर बैंक्स के कुछ एडिशनल एक्टिविटीज, जैसे कि अंडरराइटिंग का एक्टिविटी, मर्चेंट बैंक का ऑपरेशन, मोबिलाइजिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की बात करेंगे, वेंचर कैपिटल की बात करेंगे। ये सारे एडिशनल एक्टिविटीज हैं जो बैंक्स परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज बेसिक इश्यूज फेस्ड बाय बैंक्स। सो इफ यू सी, the 1991 liberalization of banks and hence the credit management, which opens the Indian market to the world. For that, there was the privatization of banks. FDI in banking sector has increased. FDI in other financial sector like insurance has also opened up. और इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बैंक को अपने एक्टिविटी को या मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और फंड की जरूरत है। तो बैंक्स, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंकिंग, बैंक की अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें आता है कि अकाउंट होल्डर फंड डिपॉजिट करता है और बैंक उस डिपॉजिटेड अमाउंट को नॉन फॉर्म में ट्रांसफर से निकाल देता है। दिस इज मेन और रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बैंक्स। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अदर एक्टिविटीज भी है और जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे टू वेरियस सेक्टर, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर भी कैटेगराइज्ड लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, personal loans, housing loans, education loans, etc. In recent times, banks have become very cautious in extending loans. तो अभी आप देखेंगे कि एक तो लोन बड़ी आसानी से मिल रहा है, लेकिन at the same time, because of advancement in technology, because of KYC norms, because of complete availability of complete information of the account holders, so banks हैं, they have become more cautious. इसका reason ये हुआ because of mounting non-performing assets. हर एक बैंक इस समय नहीं, पिछले 10-15 साल से बहुत ज्यादा एनपीए के ऊपर
एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो बैंक के ऑपरेशंस को शो कर रहा था, उनके रिकवरी को, इनकैपेबिलिटी ऑफ रिकवरी को शो कर रहा था. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लोन गिवन टू द lenders or borrowers, given to the borrowers. And NPA को डिफाइन कर सकते हैं. An NPA is defined as a loan asset. यहाँ पे देखेंगे लोन एसेट हो रहा है क्योंकि ये बैंक का लोन है, बैंक का एसेट है, जो बैंक ने लोन दिया है वो बैंक का एसेट, which has ceased to generate any income for bank, whether in the form of interest or principal repayment. देखिए, कोई भी एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग कब बोला जाएगा? जब वो एसेट जिस पर्पस के लिए रखा गया था वही पर्पस फुलफिल ना करे तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सिंपल से देखिए कि अगर हमारे पास एक मशीन और उस मशीन से प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बिकेगा और उससे फिर हमें अर्निंग होगी. बट अगर वही मशीन आइडल रहे, वो प्रोडक्टिविटी ना करे या उस पर प्रोडक्शन नहीं किया जाए, तो एसेट तो है बट दिस एसेट इज नॉन परफॉर्म. इसी तरीके से बैंक का जो एसेट है दैट इज लोन. अब लोन से बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है. बट अगर ऐसे ही लोन जो एक एसेट होने के बाद प्रिंसिपल का रिपेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट ना हो, तो ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैटेगराइज किया जाता है. और ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है ऑन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक, क्योंकि एसेट है तो उनको बैलेंस शीट में दिखाना है, बट उस एसेट की वजह से कोई इनकम जनरेट नहीं है. तो इसमें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे हम ग्रेट डिप्रेशन 2000, चाहे हम सितंबर 2008 के इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करें या फिर ग्रेट डिप्रेशन 1930 की बात करें. 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन की बात की जाती है उसकी बात हो या 2008 जिससे अभी थोड़े समय पहले ही 2012-13 तक उसके ट्रॉमा से बाहर निकले ही थे, जब भी वापस लॉकडाउन की सिचुएशन, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से वापस पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स होती है. और जब भी कोई इकोनॉमिक कोलैप्स होती है, इस समय तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी का कोलैप्स हो. और जब भी इस तरीके के सिचुएशन इंसिडेंसेस अकर होते हैं, एनपीए में इंक्रीज. एनपीए इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि जो borrowers who are incapable to pay. See, there can be certain situations जहाँ पे borrower pay नहीं करना चाहता है पैसा होने के बाद भी, but most of the cases में NPA is created because borrowers are incapable right now to repay. तो let's discuss what are various types of NPA और NPA कहते किसको. So types of NPAs, one is gross NPA. Gross NPA क्या होता है? Gross NPA are sum total of all loan assets that are classified as NPA as per RBI guidelines as on balance sheet date. तो balance sheet date पे जैसे 31 मार्च बोला गया, तो 31 मार्च तक जितने भी लोन एसेट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस में नॉन परफॉर्मिंग है उन्हें ग्रॉस एनपीए कहते हैं. सो ग्रॉस एनपीए रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लोन्स मेड बाय बैंक्स. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स लाइक सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स. ये सारी चीज क्या होते हैं? सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट. अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ ये होते क्या है वो देख लीजिए. तो ग्रॉस एनपीए का रेशियो क्या आएगा? ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस अकाउंट
एडवांसेस, जितना एडवांसेस दिया गया है और उसमें से कितना पोर्शन एनपीए बन गया है वो ग्रॉस एनपीए रेशियो होता है। मतलब कितना लोन दिया है और उन लोन में से कितना पोर्शन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो वो ग्रॉस एनपीए रेशियो बन जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेट एनपीए। नेट एनपीए किसे कहते हैं? नेट एनपीएस आर दोज टाइप ऑफ एनपीएस इन विच banks has deducted the provision regarding NPAs। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बैंक्स हैं वो कुछ रिजर्व एलोकेट करती है स्पेसिफिकली फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए, बैड डेट के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए कुछ पोर्शन ऑफ रिजर्व को, कुछ पोर्शन रिजर्व में रखती है। तो जब ग्रॉस एनपीए में से इस तरीके के प्रोविजन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो नेट एनपीए बन जाता है। सो नेट एनपीए शोज द एक्चुअल बर्डन ऑफ बैंक्स सिंस इन इंडिया बैंक बैलेंस शीट कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनपीएस and the process of recovery and write-off of loan is very time consuming. The provisions the banks have to make against the NPAs according to the central bank guidelines are quite significant. तो इस समय कोई भी बैंक का अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है तो उसमें ये देखा जाता है बैंक ने एनपीए के लिए कितना प्रोविजन रखा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बनता है किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में कि बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए उसने कितना प्रोविजन रखा है। दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट एनपीए इज क्वाइट हाई। सो नेट एनपीए क्या होता है? ग्रॉस एनपीए में से जब हम उस प्रोविजन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट्स ग्रॉस एडवांसेस में से, या इनका रेशियो नेट एनपीए रेशियो अगर निकालना है, तो अगर नेट एनपीए निकालना है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन, और नेट एनपीए रेशियो निकालना है तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन अपॉन ग्रॉस एडवांसेस माइनस प्रोविजन। तो ये नेट एनपीए रेशियो या नेट एनपीए इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। सिंपल है, ग्रॉस एनपीए किसे कहेंगे? जो बैलेंस शीट के डेट पे हमारे बैलेंस शीट पे जितना भी एनपीए को उठा सकते हैं। और नेट एनपीए क्या होगा? उस ग्रॉस एनपीए में से जो भी बैंक ने जो प्रोविजंस रखा था कि हमारे पास इतना एनपीए आ सकता है, उस प्रोविजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेट एनपीए। अभी एनपीए तो हो गया, टाइप्स ऑफ एनपीए हो गया, और सवाल ये उठता है एनपीए कहेंगे किसे, कौन किस सिचुएशन में। जैसे सवाल ये उठ सकता है कि किसी एक बोरोवर ने 1 मंथ का डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या वो एनपीए के अंदर आएगा? किसी ने प्रिंसिपल पे किया पर इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा, तो क्या वो एनपीए के अंदर आएगा? किसी बोरोवर का चेक बाउंस हो गया, जो बोरोवर ने चेक दिया था बैंक के पास वो बाउंस हो गया, तो क्या वो एनपीए के अंदर आएगा? कोई 6 महीने तक पे किया और 1 महीने नहीं पे किया, फिर पे करने लगा, तो क्या वो एनपीए के अंदर आएगा? तो ये सारे सवाल आते हैं कि हम एनपीए कहेंगे किसे। मतलब ये सिंपल है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से किस सिचुएशन में किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोन को एनपीए कहा जाए, तो उसके बेसिस पे हम एसेट का क्लासिफिकेशन करेंगे। याद रखेंगे, ये जो एसेट क्लासिफिकेशन है, दिस इज फॉर बैंक एसेट क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए जो एसेट्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वन इज स्टैंडर्ड एसेट, सेकेंड इज सब स्टैंडर्ड एसेट, सो बेसिकली स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। याद रखेंगे, यहाँ पे ये रिपीट हो गया, एक ही लेना है, स्टैंडर्ड एसेट एक ये हो गया, एक हो गया स्टैंडर्ड एसेट,
दूसरा हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट, तीसरा हो गया डाउटफुल एसेट, चौथा होगा लॉस एसेट। तो ये 4 टाइप का एसेट का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं ये सारे एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। स्टैंडर्ड एसेट किसे? So the standard assets are the ones in which bank is receiving interest as well as principal amount of the loan regularly from the customer. Here it is also very important that in this case, areas of the interest and the principal amount of loan do not exceed 90 days at the end of the financial year. If asset fails to be in category of standard asset, that is amount due more than 90 days, then it is NPA. And the NPAs are further need to be classified in subcategories. तो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड एसेट सिंपल सा, जहां से बच्चा आसानी से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे विदाउट डिफॉल्ट विदाउट बाउंस होता जा रहा है, वो स्टैंडर्ड एसेट। इसमें एक विंडो पीरियड भी दे दिया है और विंडो पीरियड दिया है 90 डेज। क्या मतलब 3 महीने तक अगर कोई एक बोरोवर डिफॉल्ट करता है, रीपे नहीं कर पाता है, पर 3 महीने के अंदर वो रीपे कर देता है, इसका मतलब ये हुआ सपोज ईएमआई आती है और वो इस मंथ नहीं दे पाता, अगले मंथ भी नहीं दे पाता, और थर्ड मंथ के बीच में कभी भी दे दिया, मतलब 90 डेज होने के पहले, मतलब 89th डे को भी अगर वो पेमेंट कर देता है, 90th डे को भी अगर वो पेमेंट कर देता है, तो वो एनपीए की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो एनपीए की कैटेगरी में जाने के लिए उसी एसेट को लिया जाएगा जो 90 डेज तक डिफॉल्ट करती है। जब 90 डेज तक डिफॉल्ट करती है तब भी इसे हम नॉन परफॉर्मिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। दिस एसेट आर नॉट गुड एसेट, ऐसा बोल दिया जाएगा जो 90 डेज से ज्यादा एक्सीड होने पर डिफॉल्ट करता है, और फिर उनका सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। किया ऐसा क्यों किया गया? बड़ा सिंपल, देखिए ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कोई एक बोरोवर है, वो 90 डेज तक तो नहीं पे कर पाया, पर 91st डे को पे कर दिया, 4 महीने के बाद पे किया, 5 महीने के बाद पे किया, 6 महीने के बाद पे कर रहा है, उसके बाद वो रेगुलर हो गया, या 1 साल तक पे नहीं कर पाया उसके बाद रेगुलर हो रहा है, या 9 महीने तक पे नहीं किया उसके बाद रेगुलर हो रहा है। देयर कैन बी सिचुएशन, देयर कैन बी सर्टेन कंडीशंस, ऑन व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर बोरोवर, तो उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर बोरोवर को बैड लोन के अंदर तो रखा जाएगा, बट उसका कैटेगराइजेशन होगा। तो कैटेगराइजेशन इसमें होगा सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं? With effect from 31st March 2005, a substandard asset would be one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. अब यहां याद रखिए कि रिमेन एनपीए मतलब कि 12 महीने के अंदर अगर वो रिपे कर देता है, 12 महीने के अंदर अगर वो रिपे कर देता है, तो क्योंकि उसने 90 डेज एक्सीड कर लिया बट उसने विद इन 12 मंथ रिपे कर दिया, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाएगा। द फॉलोइंग फीचर्स आर एग्जिबिटेड बाय सम स्टैंडर्ड्स। द करेंट नेट वर्थ ऑफ द बोरोवर्स or the guarantor or the current market value of security charged is not enough to ensure recovery of the dues to the banks in full, and the asset has well-defined credit weakness that jeopardize the liquidation of debt and are categorized by distinct possibility that banks will sustain some loss if deficiency are not correct. बहुत हैवी मत सोचिए, सिंपल सा है। 90 डे तक वो डिफॉल्ट करता है, बट 12 महीने के अंदर 3 महीने तक डिफॉल्ट करता है, और 12 महीने के अंदर कभी भी पे अगर कर देता है तो सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाए। और सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि जहां पे जो बैंक है वो फुल रिकवरी नहीं कर पा रहा, तो उस केस में उस पर्टिकुलर एसेट को सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। डाउटफुल एसेट किसे कहेंगे? A loan
classified as doubtful has all the weaknesses inherent in the asset that were classified as substandard. मतलब ये है कि जो सबस्टैंडर्ड एसेट की कैरेक्टरिस्टिक थी कि 12 महीने तक वो डिफॉल्ट करता है, वो डाउटफुल एसेट के अंदर भी आता है, लेकिन इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाती है with added characteristic that weaknesses make collection or liquidation in full on the basis of current known facts, conditions and values highly questionable and improbable. With effect from 31st March 2005, an asset would be classified as doubtful if it remained substandard category for 12 months. अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। सबस्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट दोनों कंडीशन में जो नॉन रिपेमेंट पीरियड है वो 12 मंथ विद इन 12 मंथ, मतलब हो सकता है कि 12th मंथ में पे कर दिए, 12th मंथ में पे कर दिए, बट क्योंकि वो 90 डे एक्सीड कर दिया है इसलिए ये इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड एसेट, इसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। अब इसमें तो डाउटफुल और सबस्टैंडर्ड एसेट में जो डिफरेंस बनता है वो बनता है द कॉन्फिडेंस ऑफ द बैंक वेदर देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑन रेगुलर बेसिस। अगर बोरोवर का वीकनेस शो होता रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रिपेमेंट इन फर्दर पीरियड्स या उसके कॉन्फिडेंस इज हाईली क्वेश्चनेबल। किसका कॉन्फिडेंस? बोरोवर का कॉन्फिडेंस इज हाईली क्वेश्चनेबल। बोरोवर बोलता है कि हाँ आपसे मैं देना शुरू कर दूंगा, उसने 12th मंथ में या 11th मंथ में उसने एक रिपे किया और फिर उसके बाद वापस पर उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जो बैंक है उसका रिव्यू करेगी, उस बोरोवर का रिव्यू करेगी और उस रिव्यू से अगर पता चलता है कि जो बोरोवर है उसके ऊपर अब कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि वो फर्दर रिपे कर पाएगा, हाईली क्वेश्चनेबल हो रहा है, इम्प्रोबेबिलिटी डेवलप हो रही है, तो ऐसे बोरोवर को डाउटफुल एसेट में डाला जाए। सबस्टैंडर्ड में कहते हैं कि उसने 12 महीने के अंदर पे किया, बट अब वो पेमेंट कर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पेमेंट कर रहा है, या उस जो बैंक है उसका ट्रस्ट बना है, उसका जो रिपेमेंट करने की कैपेबिलिटी है या सोर्स ऑफ इनकम है, उससे ये लगता है कि वो रिपे करेगा रेगुलर, तो उसको स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट में डाला जाए। अब आते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज लॉस एसेट। लॉस एसेट किसे कहते हैं? ए लॉस एसेट इज वन विच कंसिडर्ड अनकलेक्टिबल and of such little value that its continuance as bankable asset is not warranted, although there may be some salvage or recovery value. Also, these assets would have been identified as loss asset by the bank or internal or external auditors or the bank inspections, but the amount would not have been written off. तो लॉस एसेट उसे कहते हैं जहां पे ये अब कॉन्फिडेंट हो गया है बैंक को कि अब उससे रिकवरी नहीं हो सकती, कंप्लीटली वो डिफॉल्ट कर दिया है, 12 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक उसने रिपे नहीं किया, नोटिस बैंक ने नोटिस भेजा। बैंक तो बेसिकली 1 महीने पे अगर डिफॉल्ट होता है तब भी नोटिस भेजती है, 3 महीने हो गए फिर नोटिस भेजेगी, हर महीने फिर वो नोटिस भेजती रहती है। उसके बाद भी जो बोरोवर है न तो वो कोई रिप्लाई कर रहा है, न तो वो बैंक में रिपोर्ट कर रहा है, न ही कोई अपडेशन दे रहा है, न ही कोई पेमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में इस तरीके के एसेट जो 12 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट कर दिए और उनसे रिकवरी नहीं की जा पा रही है, ऐसे एसेट को लॉस एसेट कहा जाता है। और लॉस एसेट ही वो एसेट होता है जिसको राइट ऑफ किया जा सकता है। तो जो प्रोविजंस बनते हैं, जो एनपीए के प्रोविजंस बनते हैं,
that provisions are made for loss asset, not for doubtful or substandard asset. तो ये लॉस एसेट होते हैं. तो these are classification of assets, that is standard asset, substandard asset, doubtful asset और loss asset. आज यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में we'll discuss about the impact of NPA on the operations of banks. कि बैंक के ऊपर NPA का क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है. इसके अलावा we'll discuss कि किस तरीके से बैंक जो है रिकवरी कर सकते, क्या लीगल राइट है बैंक के पास, कौन से लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं वो NPA की रिकवरी कर सकते. So this is all about what is NPA, what are various problems faced by the banks, what is NPA, and what are the classification of NPA, and which particular asset is called as NPA. So thank you very much. Provide your